अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोगों के साथ PABC पाकिस्तान एलुमिनियम बेवरेजेस कैंस लिमिटेड, इसका IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आ रही है जी। बुक बिल्डिंग डेट और वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये 2020 के जो ऑडिटेड अकाउंट्स थे इनके, उसकी बेसिस पे मैंने ये आपसे कुछ डाटा शेयर किया। अभी तक किसी और वेबसाइट या किसी वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। नेट इक्विटी 2020 की, ये इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इनके तकरीबन 3.5 अरब रुपए के थे। कैपिटल रिजर्व इनके पास था 81 करोड़ रुपए का। एक्यूमुलेटेड लॉसेस इनके पास हैं जी तकरीबन 1.3 अरब के। तो नेट इक्विटी बनती है 3.1 अरब की। तो अभी आपके सामने है जी तकरीबन 1.25 अरब रुपए के लॉसेस इनके खड़े हुए हैं जी बैलेंस शीट में 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इनकी टोटल 2020 में लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंसिंग इन्होंने काफ़ी सारी ले रखी है। तकरीबन 3 अरब रुपए की लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जी इनके पास। और इसमें जो इन्होंने मेजर लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म, वो इन्होंने लिया है जी अपनी एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन इन्होंने 2022 तक, जुलाई 2022 तक कंप्लीट कर लेनी है, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में तकरीबन 30% इजाफा होगा। अभी 700 मिलियन जो कैंस है, बोटल्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। फिर 950 मिलियन बोटल्स की कैपेसिटी बन जाएगी जुलाई से ऑनवर्ड। लीज लाइबिलिटी इन्होंने पे ऑफ कर दी हुई है, लास्ट ईयर 2019 में थी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ इनकी काफ़ी सारी बढ़ गई हैं और ये आपके सामने है जी 50 करोड़ के करीब बनती है। डेफर्ड इनकम जो गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह हैं वो बहुत कम है पोर्शन, लेकिन मौजूद है। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इनकी 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 3.36 अरब रुपए की बनती हैं। तो इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें अगर हम, तो करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उसका पोर्शन है ये 45 करोड़ रुपए का। उसके अलावा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इनके पास हैं 56 करोड़ रुपए के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन्होंने ली हुई हैं, ये आपके सामने आ रही हैं जी 1.2 अरब रुपए की। अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट इनकी 37 करोड़ रुपए की है। तो टोटल तकरीबन 2.3 अरब रुपए की करंट लाइबिलिटीज़ 2020 के फाइनेंशियल ईयर में थी, जो कि 2019 से कम हुई हैं। उस वक्त 3.1 अरब रुपए की थी। तो 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्जिन इन्होंने निकाला है, मतलब कमी की है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नॉन करंट एसेट्स इनके तकरीबन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप बात करें 6 अरब रुपए के हैं। इंटेंजिबल एसेट्स इनके थोड़े से हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी थोड़े से हैं। तो ओवरऑल इनके 6.09 अरब रुपए की नॉन करंट एसेट्स इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहे हैं 2020 फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स की बेसिस पे। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर करंट एसेट्स की बात करते हैं जी। तो करंट एसेट्स इनके पास टोटल हैं 2.7 अरब रुपए के, जिसमें स्टॉक इन ट्रेड सबसे ज़्यादा है जी 1.6 अरब रुपया तकरीबन। और बाकी कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं इनके, वो कम ही हैं, तकरीबन 12 करोड़ रुपए के ये बनते हैं जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, डेट टू इक्विटी रेशो इनकी 1.80 है। करंट रेशो इनकी 0.85 है। क्विक रेशो 0.49 है। अब डेट टू इक्विटी रेशो इनकी कोई ख़ास अच्छी रेशो है नहीं, क्योंकि इनके पास काफ़ी स्टार्ट पे मार्जिन भी था, लेकिन इन्होंने लॉसेस भी किए। प्लस इन्होंने एक्सपेंशन के लिए जो लोन्स बहुत ज़्यादा लिए हैं और कम रेट पे स्टेट बैंक से इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ली है, जो एक्सपेंशन के लिए ली जाती है। तकरीबन 3% का रेट इनको चार्ज हो रहा है। तो उस वजह से इनकी डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी डिस्टर्ब है। अदरवाइज अच्छी कंपनीज़ की आपको पता है 1 से नीचे होती है। करंट रेशो भी इनकी अच्छी नहीं है। उसकी वजह एक ये भी है कि एक तो इन्होंने जो स्टॉक इन ट्रेड है वो काफ़ी सारा पड़ा है।
दूसरा, इनके पास कैश का बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनके पास कैश फ्लो नहीं है इतना, हालांकि इन्होंने अच्छी खासी हैवी फाइनेंसिंग उठाई है, इसके बावजूद इनकी कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल ये क्योंकि इंपोर्ट्स कर रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं सारा, तो शायद इस वजह से भी टेम्पररी तौर पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा जो है, ये बेसिकली ये आईपीओ इन्होंने लॉन्च क्यों किया है, ये एक्सपेंशन के लिए नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि इन्होंने एक्सपेंशन करनी है तो आईपीओ लॉन्च किया है। आईपीओ इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है कि इनकी जो मेजर कंपनी है, इन्वेस्टर था जी एशमोर मैनेजमेंट कंपनी है, वो बेसिकली उसका काम ही ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो ऐसा कोई बिज़नेस लॉन्च होने वाला हो जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, वो उसके 51% शेयर्स, मोस्टली ऐसा ही, इनकी रेशो तकरीबन ऐसी ही होती है। वो कहते हैं जी मेजर होल्डिंग, मेजर इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, तो 51% शेयर होल्डिंग इनके पास है। उसमें से इन्होंने 26%, एशमोर ने कहा जी हमें कैश वापस करें हमारा, हमने जितने अरसे के लिए आपके साथ एग्री किया था कि ये इतने अरसे के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो हमने कर दिया है, अब आपके पास कैश फ्लो नहीं है, तो मेरे पैसे कैसे वापस होंगे। तो उसके लिए इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया है, जिसमें एशमोर का 26% मार्जिन वो आईपीओ के ज़रिए ये टोटल आउट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है क्या उसको कहते हैं कि उसकी भी फिर फर्दर परसेंटेज होती है कि तकरीबन 25% रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे मैं और आप, बाकी जो 75% है उसमें होगा इंस्टीट्यूशनल, जो आईपीओ है इंस्टीट्यूशंस को ऑफर की जाएगी इनिशियल पब्लिक ऑफर, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो एक लिमिट सेट की जाती है कि इतनी अमाउंट से ज़्यादा की जो बिड करेंगे या अमाउंट के शेयर्स एक्वायर करना चाहेंगे, वो वाले लोग उसमें शामिल होंगे, उनको ज़रा प्रेफर किया जाता है बाकी की अमाउंट। और वो स्टार्ट पे एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद फिर होता है जी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फिर वहाँ पे प्राइसेस डिसाइड होती हैं, और 35 रुपये इनिशियल फ्लोर प्राइस है, और अपर लिमिट इसकी 49 है, जिसमें फिर ये होता है कि ये उस बिड में हाई नेटवर्थ और इंस्टीट्यूशंस की बिड के दौरान अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो फिर कुछ रेट और वो कुछ अदर चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर स्ट्राइक रेट निकलता है, और वो मोस्टली ये फ्लोर प्राइस से अप होता है। तो इस वजह से इसकी हाई लिमिट रखी गई है 49 रुपीज़। और ये आरफ हबीब आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं इसका, और आवाज़ यही है कि जी कुछ हद तक ये कि जो सीलिंग प्राइस है, अपर लिमिट है 49, इसके करीब करीब स्ट्राइक रेट निकल सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये डेट्स अनाउंस होती है 22, 23, 25, 26, गालिबन यही डेट्स हैं इनकी, जिसमें ये आईपीओ आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डेट अनाउंस करेंगे कि बैलेटिंग हुई या किन लोगों को सब्सक्राइब किया गया, किन लोग, कौन से लोग अनसक्सेसफुल थे, साथ में पेमेंट जमा करवाएंगे आप जब आईपीओ भरेंगे। तो ये होता है बेसिकली इसका ये प्रोसेस है बुक बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिक पोर्शन रखा जाता है। इनका सेकंड जो मेन फाइनेंसिंग है, और अब पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो 51% की शेयर होल्डिंग में से कमी हो जाएगी, तो फिर ये पेरेंट कंपनी अब बन जाएगी लिबर्टी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। लिबर्टी टेक्सटाइल मिल्स और सूरती टेक्सटाइल्स, ये ऑफिशियली तो लिबर्टी टेक्सटाइल मिल्स का ही नाम चलता है, लेकिन सूरती और ये तकरीबन एक ही चीज़ है। 49% इनके पास शेयर है, और ये लिबर्टी टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान के टॉप 20 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी शामिल है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़ी तगड़ी फैमिली है, कराची की पार्टी है। और इन्होंने अपना ये सेटअप इसलिए लगाया था कि मेजर बिजनेस जो इसका है, मैं आपको बताता हूँ, मेजर जो टिन पैक्स बनाते हैं ना, पेप्सी और कोक के जो टिन पैक्स होते हैं वो बनाते हैं, और पाकिस्तान में इनका कोई कंपेटिटर नहीं है। जो सिद्दीक टिन प्लेट्स है वो बेसिकली सिर्फ टिन प्लेट्स बना रहा है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो बना रहा है, लेकिन जो पूरे टिन पैक प्रॉपर तैयार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही प्लांट है। इस वजह से इनका कोई कंपेटिटर नहीं है जिसका ये एडवांटेज उठा रहे हैं, और एशमोर ने इसीलिए इन्वेस्ट किया था इसमें। अब इनकी दो तरह की सेल है, लोकल भी है, एक्सपोर्ट्स भी है। एक्सपोर्ट सारी इनकी अफगानिस्तान को हो रही है, लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों ही पेप्सी और कोक को हो रही हैं। इसके अलावा अभी ये किसी तीसरी पार्टी को सप्लाई नहीं कर रहे। 700 मिलियन
जो कैंस हैं पर एनम वो प्रोड्यूस करते हैं और कैपेसिटी इनकी 950 मिलियन कैंस तक पहुंच जाएगी। इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट के, अकाउंट्स के, दूसरे ऑपरेशंस के वो काफ़ी वीक हैं, इनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं मैनेजरियल भी, लेकिन ये सैप इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, रिपोर्टिंग इनकी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन ओवरऑल इनके जो टीम है वो अभी इन्होंने पूरी यूटिलाइज नहीं की अभी उस तरह से, ऑडिट डिपार्टमेंट और वो इन्होंने ऐड नहीं किए फुल टाइम, तो इस वजह से इनको अभी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इनकी प्लानिंग है कि जैसे जैसे ये सेटअप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये अपना ये सेटअप भी बेहतर करते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स इनकी 2020 में थी जी 5 अरब रुपए की, तकरीबन 6 अरब के करीब जा रही थी। 19 में थी 4.8 अरब। कॉस्ट ऑफ सेल्स 69.70% थी 20 में, जबकि 78% के करीब बनती थी 19 में। इन्होंने काफ़ी कमी की, 30% ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बहुत अच्छी है इनकी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3.1%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनके 1.7% है। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स 0.5, अदर ऑपरेटिंग इनकम 0.3% है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3.3% है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा है 8.3%, क्योंकि इन्होंने लोन्स उठाए हैं अपनी एक्सपेंशन के लिए ऑलरेडी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकी वो भी परसेंटेज बहुत ही शानदार है, 12% है, जबकि 2019 में 3.1% थी। तो ये 61 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट आया था इनका 2020 में। तो ईपीएस इनकी 2020 में 1.69 थी, 19 में 0.69 थी, जो कि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 रुपये के करीब होगी 2021 की जो आएगी, और 22 की काफ़ी बेहतर हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन उस वक्त तक कंप्लीट कर लेनी है। सेल्स इनकी 2019 की निस्बत 2020 में 5.7% बढ़ी थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 8% कम हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम हुए थे 0.4% से। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल वो 0.3% थे। अदर ऑपरेटिंग इनकम इनकी तकरीबन 1% कम हुई थी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3% बढ़े थे। फाइनेंस कॉस्ट 3.7% बढ़ी थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.2% बढ़ा था। टैक्सेशन कम हुई थी 0.7% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% का इजाफा हुआ था। अच्छा जी, इनका जो बिजनेस प्लांट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद में है, साइयां वाला इंटरचेंज के पास, और इनको बहुत सारी टैक्स में एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन ये कुछ दूसरे भी मतलब टैक्स के वो कुछ एग्जेम्पशंस के अलावा भी कुछ होते हैं रूट्स, और वो वाले टैक्सेस इनको चार्ज हो रहे हैं। अदरवाइज ये इनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है 10 साल के लिए। और इन्होंने प्लांट अपना फैसलाबाद के इस यूनिट में लगाया ही इसलिए था कि इनको करोड़ों रुपया साल का सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वो जो छूट गवर्नमेंट ने दी हुई है उसमें से बचना है। तो ये है जी इसका टोटल सारा सेटअप। बुक बिल्डिंग डेट्स और ये सारी आपके सामने आती रहेंगी। उसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस का पोर्शन होगा, फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे, फिर उनकी जो ओवर सब्सक्राइब या सब्सक्राइब जो भी रेट है, उसके बाद उनकी आपस में कुछ डिस्कशंस होती हैं, कुछ रेट की सेटलमेंट होती हैं। फिर उसके बाद एक स्ट्राइक रेट निकलता है। जो स्ट्राइक रेट निकलेगा वो अब वो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, वो 49 रुपये मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम 35 रुपये से शुरू होगा। अब उसमें से ये पॉइंट निकलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कितने रुपये पे ये आईपीओ भरना है। आईपीओ का फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज़ को फाइनेंसिंग, एक तो फाइनेंसिंग लेते हैं बैंक से सिक्योरिटीज़, ये वो वाला चक्कर नहीं रहता है। इन्होंने बस थोड़ी सी कॉस्ट बियर करनी होती है, चंद करोड़ रुपए। उसके बाद ये लॉन्च करते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती वो, और फिर इनके पास कैश फ्लो बढ़ता है, कंपनी का इमेज बेहतर होता है, नाम बेहतर होता है पूरे। उसके अलावा जब कंपनी आईपीओ लॉन्च कर लेती है, लिस्टेड हो जाती है, बहुत सारे बैंक्स डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट के शेयर्स प्लेज करके इनको फर्दर लोन भी दे देते हैं, जो कि पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से दिए होते हैं। तो इनकी कैश फ्लो की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ये रीज़न होती है जी आईपीओ भरने की। अब मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं।
अगर आपको समझ आए तो आप इसका आईपीओ भर सकते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड इसका आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं।